वेलकम बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द क्लास 12th। तो ये चैप्टर के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। हमारे पास एक बैटरी है, स्टोरेज बैटरी। कार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अगर इंजन बे ओपन होता है तो उसके अंदर एक बैटरी होती है। भैया उस बैटरी की ईएमएफ उसने बता दी है कि 12 वोल्ट की है। ईएमएफ माने जितना वो खुद की पोटेंशियल जनरेट करता है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, अगर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.4 ओम है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से अधिकतर यानी ज्यादा से ज्यादा मैं कितना करंट निकाल सकता हूं। तो ऑब्वियसली करंट अगर किसी मेरे को बैटरी से निकालनी है तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो करंट तो आने से रहा। तो मेरे को एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर सोचना पड़ेगा कि बैटरी तो बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर में फिक्स है उसके डिजाइन के कारण, ईएमएफ भी फिक्स्ड है, बैटरी की अपनी कैपेसिटी है। तो भैया क्या करना होगा? तो उसको सोचने के लिए सबसे पहले कौन सी डेटा दी हुई है आपको उसको एज इट इज लिख लेना है, फिर सोचना है। तो हाउ टू सॉल्व इट? तो पहले चीज ईएमएफ ऑफ द बैटरी डायरेक्टली लिख लो। ईएमएफ ऑफ द बैटरी, इसको बुक में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू हाउ मच 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस of the battery small r equal to how much 0.4 ohm। क्लियर है? तो मैं एक काम करता हूं, इस बैटरी से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं, उसकी बात तो ओम्स लॉ एकदम आसान वाली काम होगी। तो मैं कनेक्ट करके एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो भैया अगर मैं रियल सेल की बात करूं तो ये ईएमएफ तो होता ही है, साथ में इस बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है खुद की, और उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बताया हुआ है 0.4 ओम, और इसकी वोल्टेज है क्या बताई हुई 12 वोल्ट। हो गई। अब ये पूरा इन दोनों की सेटअप मेरे को बैटरी के फॉर्म में दिखेगी, क्योंकि मैट्रिक को तो बाहर से दिखूंगा, अंदर की रेजिस्टेंस मेरे को अंदर ही पैक दिखेगी। तो ये है हमारी कार बैटरी। जरा गौर से देखना, बैटरी के साथ अंदर वाली रेजिस्टेंस ऑलरेडी अटैच्ड है, इसको आप कभी भी टच करके बदल नहीं सकते। बाहर से जो लगाओगे उस पर कंट्रोल आपका है, वो करंट कितना ड्रॉ करेगी, लेकिन अंदर वाले पर बिल्कुल कंट्रोल आपका नहीं। अब मैं बाहर में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं, बट अगर कनेक्ट किया तो करंट तो ड्रॉ करेगी। और करंट कैसे ड्रॉ होगी? यहाँ से करंट बाहर जाएगा, यहाँ से आगे, यहाँ से रेजिस्टेंस से फ्लो होते हुए, यहाँ से आते हुए यहाँ को वापस, फिर यहाँ को वापस। पोटेंशियल कैसे दिखेगी? करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल जाती है, तो इधर से इधर फ्लो की। करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो हायर टू लोअर पोटेंशियल। और लास्ट में बैटरी, आप अगर गौर से देखो इसमें तो आपको पता चलेगा अंदर वाली रेजिस्टेंस और बाहर वाली रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है। तो हम लोग टोटल वोल्टेज क्या लिख सकते हैं? तो जो वोल्टेज है E, जो बैटरी की खुद की क्रिएशन है, वो टोटल करंट में अगर एज्यूम करो I, तो I इंटू R इक्विवेलेंट, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस की सीरीज कनेक्शन। आप बोलोगे सीरीज कनेक्शन कैसे है सर? देखो बैक टू बैक जोड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव अगले वाले के पॉजिटिव से कनेक्टेड, फिर नेगेटिव। यानी जब हम इस तरह की कनेक्शन करते हैं, देखो ऐसे और फिर ऐसे, ये दो रेजिस्टेंस हुई। करंट अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। हम लोग जानते हैं करंट कैसे फ्लो करती है, हायर टू लोअर वोल्टेज। और अगर इधर करंट फ्लो करे तो क्या होता है, हायर टू लोअर वोल्टेज। यानी बैक टू बैक जब दो रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट कर दूं तो उसको मैं सीरीज कनेक्शन बोलता हूँ। जरा यहाँ से गौर से देखना, करंट आई, उसी डायरेक्शन में करंट आगे गई, यानी ये दोनों सीरीज में। कहने का मतलब R प्लस स्मॉल r। तो मेरे को करंट अगर निकालना है, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है, करंट,
तो मेरे इसको डिवीजन में लेके जाना पड़ेगा। देन आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। चलो वैल्यू पुट करते हैं पहले, दैट इज 12 अपॉन आर प्लस 0.4। जरा गौर से देखिएगा इसको, ये करंट अब मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है किसी ने, तो मैं गौर से देखूंगा, बोलूंगा कि अच्छा इसकी वैल्यू मैं अगर बढ़ाते जाऊं तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगी तो करंट छोटी, ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ जाएगा तो करंट कम आएगा। मैक्सिमम करंट कब आई? जब मैं इसको तो नहीं बदल सकता, लेकिन इसको कम से कम कितना कर सकता हूं? रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, 0। यानी अगर मैं ये बाहर के रेजिस्टेंस 0 कर दूं तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या डालूं? 0। यानी मैक्सिमम करंट विल बी 12 अपॉन 0.4। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? तो 0.4 को कैसे लिख सकते हैं भाई? 4/10, और वो ऊपर जाएगा, यानी 12 डिवाइडेड बाय 4/10। 10 ऊपर फ्लिप होगी तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10/4 इक्वल टू 30 एम्पियर। यानी मैक्सिमम करंट कितनी पॉसिबल है? 30 एम्पियर की पॉसिबल है मैक्सिमम करंट इस सर्किट से। यानी मैं अगर कुछ नहीं करूं इस बैटरी को, क्योंकि बैटरी तो ये पूरा दिखेगा, मैं कुछ नहीं करूं, वायर से लेके पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर दूं, बीच में कुछ नहीं लगाऊं, सिर्फ वायर, तो मेरे को मैक्सिमम करंट मिलेगी। किस लिए? जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट को अपोज करेगी, करंट कम होगा। यानी अभी इसके करंट को क्या अपोज कर रहा है? सिर्फ इसका अंदर का रेजिस्टेंस, और उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते चाहे भी तो। सो दैट वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। बस आपको ये इसमें सोचना था कि अगर कोई बैटरी से मेरे को निकालनी है करंट, तो मैं उसको ओपन सर्किटेड या फिर खुला नहीं छोड़ सकता, मेरे को उसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करनी होगी। मैंने इस रेजिस्टेंस को इसीलिए लिया था, मैंने पूरी करंट निकाली, फिर मेरे दिमाग में आया कि करंट को बढ़ाना है। बढ़ा कैसे सकते हैं? डिनोमीटर को छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए मैं इसको नहीं बदल सकता क्योंकि बैटरी के अंदर ही है। मैं किसको बदलूंगा? इसको। मिनिमम क्या रख सकता हूँ? 0, यानी मैक्सिमम करंट 30 एम्पियर। तो यही था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम, और उसको हमने एक रजिस्टर से कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, रजिस्टर से कनेक्ट किया। इक्विपमेंट को बोलते हैं रजिस्टर और उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो मैंने एक इक्विपमेंट कनेक्ट किया रजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस अपने को पता नहीं है, लेकिन कनेक्ट करने के बाद करंट जो सर्किट में आया है वो आया 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का। तो आपको ये बताना है कि भैया वो नया वाला जो मैंने रेजिस्टेंस जोड़ा है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, और दूसरी बात जो बैटरी के टर्मिनल के आसपास की वोल्टेज क्या होगी। आपके दिमाग में आएगा 10 वोल्ट ना, क्यों? तो देखते हैं। ये है आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी मतलब किताबों में होती है, असल दुनिया में नहीं होती। कहने का मतलब एक पोटेंशियल की फैक्ट्री जिसमें जिंदगी भर प्लस माइनस V जनरेट होगा। अगर मैंने बैटरी बनाई है तो ऑब्वियसली अंदर में सॉल्यूशन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, और जरूर इसमें इलेक्ट्रोड भी होगा मेटल के बाहर। मेटल में तो हमेशा रेजिस्टेंस होता है, यानी ऐसा तो दुनिया में है नहीं जो ऐसा होगा। तब आती है रियल बैटरी अपनी प्यारी सी। रियल बैटरी क्या होती है कि भैया निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल और अंदर में खुद की एक रेजिस्टेंस होती है R, और इसको बोलते हैं EMF। अब वोल्टेज नहीं बोलते इसको। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये द पावर ऑफ द केमिकल रिएक्शन टू जनरेट मोशन इन इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पर मूव कर रहे हैं, लेकिन उस टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइट का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, वो भी आएगा यहाँ पर। वही भाई साहब बताए 3 ओम। अब ये पूरी डब्बे में पैक होकर अपने को मिलती है यह हैया, तो अपने को दिखने को ये नहीं मिलता। अब इसके अक्रॉस की वोल्टेज देखने को मिलती है ना, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। देखो बड़ी डंडी है, तो इधर मेरे को मिलता है V बैटरी। अपने को ये देखने को मिलता है बाहर में, मार्केट में जो भी आप ड्राई सेल खरीदते हो वो 1.25 वोल्ट रहता है। 1.25 वोल्ट जनरेट करना इम्पॉसिबल है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो नॉर्मल ड्राई सेल 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस करती है, वो इधर की वैल्यू, अंदर का कुछ रेजिस्टेंस खा जाता है, कुछ पोटेंशियल दिखता 1.25 है। मतलब जो भी बैटरी की एक्चुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी, एक्चुअल ईएमएफ जनरेशन होगी, वो 100% तो दिखेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ घटा हुआ दिखेगा, और वही होती है टर्मिनल बैटरी। क्यों बता रहा हूँ मैं, आपको लगेगा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक सवाल है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। लोग यही मार खाते हैं, 10 लिख के चले जाते हैं, नहीं 10 लिख के आना, सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले तो सर्किट, 10 वोल्ट तो EMF इक्वल टू 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 3 ओम। मैं इसको डॉटेड लाइन में पैक करूंगा, क्यों? आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि ये डॉटेड लाइन का जो बॉक्स है वो पूरी बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, ये अकेला नहीं। ये अकेला बताता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की, और उस एबिलिटी को हैम्पर करने, रोकने के लिए, घटाने के लिए ये अंदर में पहले ही से ही है, जिसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मेरे को नहीं पता ये बाहर वाली रेजिस्टेंस कितनी की है, आर, लेकिन बिजली तो चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी तो मूव करेगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू बड़े अच्छे से इन्होंने 0.5 एम्पियर दे दी है। अब अपने लोग देखते हैं भैया वोल्टेज किस तरह से दिखेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस, क्यों? करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, नीचे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। इतना तक तो सबको समझ में आएगा। हाँ, अब अपने लोग एक बड़ी अच्छी लॉ पढ़ा था हमने, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। उसमें एक बहुत प्यारी सी लॉ थी, जिसको बोलते हैं लूप रूल। लूप रूल मतलब एक क्लोज्ड पाथ में जब भी हम मूव करेंगे और सर्किट के हर एक इक्विपमेंट की पोटेंशियल को हम जोड़ देंगे तो नेट आंसर 0 होना चाहिए। कहने का मतलब जितना वोल्टेज जितने सप्लाई किया उतना ही इन दोनों ने खाया। इसने पॉजिटिव सप्लाई किया, इसने निगेटिव खाया, जोड़ दिया, 0 आ गया, यानी टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो भैया ये वाले लगाएंगे, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान देने की बात है, आप मूव कैसे कर रहे हो, उसमें साइन आती है, कभी पोटेंशियल नेगेटिव आएगी, कभी पॉजिटिव आएगी, गौर से देखना कैसे करें। तो बाय किरचॉफ्स लूप रूल, करंट के डायरेक्शन में मैं लूप ले लूंगा, घूमूंगा। आप बोलोगे अच्छा घूमोगे, कैसे घूमोगे बताओ? मैं बोलूंगा मैं इधर घूमूंगा करंट डायरेक्शन में, तो फाइनल डेस्टिनेशन बैटरी के लिए क्या होगा, ये टर्मिनल और ये इनिशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस माने क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव माइनस ऑफ माइनस, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव, दोनों ऐड होगी तो, यानी मेरे को इसकी वोल्टेज पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तो +10। फिर से देखना, मैं मूव कैसे किया, इधर बैटरी के लिए फाइनल टिप पॉजिटिव, इनिशियल नेगेटिव, फाइनल माइनस नेगेटिव, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। इज दैट क्लियर? अब आगे आते हैं आप लोग ये रेजिस्टेंस के लिए, इधर मूव किया, निगेटिव माइनस पॉजिटिव पोटेंशियल, ओवरऑल आंसर निगेटिव। निगेटिव पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हो V इक्वल टू किसी रेजिस्टेंस में IR, इसके क्रॉस की पोटेंशियल कितनी आएगी मैग्नीट्यूड में, करंट इनटू रेजिस्टेंस। लो भाई मैंने कर दिया, माइनस करंट अभी पुट नहीं करूंगा, मैं I लिखूंगा और छोटी वाली रेजिस्टेंस इनटू 3। अब आया मैं नीचे, अब करंट ऐसे मूव कर रहा है, फाइनल डिस्टिंक्शन निगेटिव माइनस पॉजिटिव, निगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर घटाओगे आंसर ऑलवेज निगेटिव आएगा। करके देखते हैं, -2 माइनस ब्रैकेट में पॉजिटिव नंबर 2 लिखता हूँ, आंसर -4 आएगा, यानी पोटेंशियल क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। आगे बताऊंगा इसको एक और लॉजिकल तरीका है, -I टाइम्स R, और घूम के मैं बैटरी पे पहुंच गया, यानी टोटल वोल्टेज 0। क्लियर है? तो भैया ये लूप रूल हो गया, मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप बोलोगे कि फायदा क्या हुआ? देखोगे थोड़ी देर में ही फायदा दिखेगा। अब इसको एक तरीके और समझ सकते हो, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की, करंट सप्लाई की, इसने जो पोटेंशियल दिया वो इन दोनों की तरफ ड्रॉप होगा। ड्रॉप मतलब घटना, क्योंकि इसके दिया हुआ एनर्जी को ये सब रिड्यूस करेंगे पोटेंशियल को। तो कितने रिड्यूस करेंगे भैया? IR टाइम करेंगे, तो 10 प्लस जितना दे रहा है
इसी के कारण करंट फ्लो कर रही है, माइनस आई इंटू 3 माइनस आई इंटू आर। ओवरऑल जितना सप्लाई हुआ उतना एब्जॉर्प्शन हुआ, टोटल आंसर 0। दो तरीके हैं, बट सिंपली कोई भी एक फॉलो कर लो, आंसर आएगा। अब इधर +10 माइनस बाहर किया, आई कॉमन लिया, आया 3 प्लस आर, कैपिटल आर इक्वल टू 0। अदर साइड लेके गए इस पूरी पार्ट को, निगेटिव उधर से आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 10 इक्वल टू आई टाइम्स 3 प्लस आर। आप बोलोगे ओके, अब क्या करोगे? मैं बोलूँगा कुछ नहीं, आई की वैल्यू हमको नोन है, तो मैं आई को लेफ्ट हैंड साइड लेके 3 प्लस आर निकाल लूंगा। 10 अपॉन आई इक्वल टू 3 प्लस आर। अब 10 अपॉन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10 अपॉन आई निकालेंगे तो क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 3 प्लस आर। अब अपने लोग इधर सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व 10 अपॉन 0.5, 0.5 होती है 1/2, लिख सकते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 3 प्लस आर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 इंटू 2/1। फ्रैक्शन अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लीकेशन में स्विच होती है रेसिप्रोकल होने के बाद, उल्टी मारता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 3 प्लस आर। आंसर क्या होगी? 20 इक्वल टू 3 प्लस आर। और इधर जब अपने लोग आएंगे तो क्या आएगा? R इक्वल टू 20 माइनस 3 ओम, दैट मीन्स 17 ओम। आ गई? क्लियर है? अब ये आ गया तो आपका पार्ट 1 गया। क्या? द रजिस्टर का क्या चीज निकालना था? जो रजिस्टर आपने बाहर से लगाया इसकी वैल्यू क्या होगी? वो 17 ओम की होगी। क्रॉस चेक अगर करने की इच्छा है तो बड़ी आसान तरीके से करना है। 17 इंटू करंट 0.5, 17 का हाफ करोगे कितना आएगा? 8.5, और इधर मल्टीप्लाई कर दो हाफ, 1.5, 8.5 1.5 ऐड करो, टोटल वोल्टेज 10 आएगी। 10 सप्लाई हो ही रही है, 10 ड्रॉप हो रही है। आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। नहीं चेक करना, मत चेक करो, यानी ये मेथड अगर ये फॉलो करोगे तो आंसर सही आएगा। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, इन्होंने बोला टर्मिनल वोल्टेज निकालो, यानी इस बॉक्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इस सवाल में आप दो तरीके से कर सकते हो। एक कंसेप्चुअल वे है करने का, जिसमें आप सेल और रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा करने का? अरे जितना ये वोल्टेज दे रहा होगा बैटरी, उतना ही ये ले रहा होगा, इस सेल के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं, काम खत्म। तो मैं तो बताऊंगा इसकी तरफ, जो एनसीईआरटी मांगेगी बोर्ड में आपसे। क्या मांगेगी सोचना। ये ईएमएफ है, इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इसके अक्रॉस की वोल्टेज जो बैटरी के आसपास की वोल्टेज होगी वो क्या होगी? VB विल बी कुछ नहीं करने का, EMF माइनस I टाइम्स R। खत्म हो जाएगा। EMF आई 10 माइनस करंट हाफ इंटू R 3, यानी 10 माइनस 1.5, और 10 में से 1.5 गया तो क्या बचा? 8.5, दैट इज वोल्ट। ये बैटरी की वोल्ट होगी। आप बोलोगे सर नहीं, मेरे को इधर से इच्छा नहीं है, आपका ये मेथड गलत है। मैं बोलूँगा ठीक है गलत है। मैं बोलूँगा ठीक है, वह बैटरी कितना देगी? जितना ये वोल्टेज लेगी, I टाइम्स R। लो भैया, हाफ इंटू 17 ओ जो निकाला है वो भी 8.5 ही ओम आएगी। वॉट एवर यू फाइंड, चाहे इसके क्रॉस फाइंड करो या फिर नीचे इसके क्रॉस फाइंड करो, क्योंकि दोनों सेम टर्मिनल पर कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम आएगी। ठीक है, तो ये रहा अपना सॉल्यूशन किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इन्होंने 27 रखा है। 27 ही लेके चलोगे किसी भी कॉस्ट पर, क्योंकि सवाल में जो बोला है वही सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। लिख लें इसको, R इनिशियल टेम्परेचर, R नॉट इक्वल टू 100 ओम, T नॉट इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। आप बोलोगे क्यों लिख रहा हूँ? डेटा है भाई, डेटा है, सवाल में दिया हुआ तो लिखना है। दूसरा क्या बोले
कि एट व्हाट टेम्परेचर द एलिमेंट ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। मतलब बिजली ऑन किया, ये गर्म हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ी। अब बताइए रेजिस्टेंस इतना बढ़ के हो गया तो कितना गर्म किया, इतना ही पूछे। यानी आपको आर एट फाइनल टेम्परेचर दे दिया 117 ओम, टेम्परेचर फाइनल नहीं दिया क्वेश्चन मार्क, लेकिन आपसे पूछा है ये है क्या, और क्या गिवन है हमारे पास, अल्फा गिवन है, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री पर सेल्सियस। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास एक चीज पता होना जरूरी है, क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्या है, तो जरा याद रख करेंगे तो अपने लोग पढ़े थे कि करंट डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिपेंड करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, एवरेज कोलिजन टाइम। मतलब ओवरऑल कंडक्टर को देखे तो अंदर फ्री वाले जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं वो सब घूमते हैं रैंडमली, इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज लगाते ही उन पर लगती है फोर्स, वो करने लगते हैं मूव। अब वो मूव करेंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव हैं, बट उनका जो न्यूक्लियस है वो फ्री टू मूव नहीं है। वो कुछ देर सीधा चलते हैं, फिर टक्कर खा के दाएं, फिर सीधा अपना प्लान करते हैं, फिर टक्कर खा के दाएं। तो वो सरक के चलते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सरक के चलेंगे तो हर एक बार जितने देर तक सीधा चलते हैं ना, उन सब टाइम की एवरेज निकाल लो तो आती है एवरेज कोलिजन टाइम। टेम्परेचर बढ़ी, हलचल मच गया, मारपीट चालू, पूरा कोलिजन बढ़ गया, यानी उनके पास सीधा बढ़ने का टाइम तो घट गया, यानी करंट भी घट गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटी, करंट भी घटी, सब घटी। ओ भाई, मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, करंट को रोकने की प्रॉपर्टी, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। उसी का एक एक्सप्रेशन है जो आपने पढ़ा होगा, दैट इज रेजिस्टिविटी एट सम टेम्परेचर T इक्वल्स रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। पढ़ा है? अभी यही है टेम्परेचर डिपेंडेंस का एक्सप्रेशन, किसका, रेजिस्टिविटी का। कुछ नहीं भाई, मैंने सेम वायर लिया है तो एल और ए तो सेम होगा, इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई, यानी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी ये है हमारा कॉन्सेप्ट जिसका यहाँ पर पर्याप्त तौर पे इस्तेमाल करना है। क्लास में आपने किया होगा इसको। तो क्या क्या मिल गया मेरे को, आर नॉट मिल गया, हाँ, टी आर टी मिल गया, हाँ, ये पता है, ये निकालना है, ये पता है, तो वेट क्यों कर रहे हैं, कर लेते हैं सवाल को सॉल्व। तो पहले तो मैं एक्सप्रेशन में ही सॉल्व करने बोलूँगा या फिर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, आपकी चॉइस। मैं तो एक्सप्रेशन में करूँगा। तो आगे क्या करूँगा मेरे को, तो इधर आर नॉट गायब करना है, तो मैं आर टी बाई आर नॉट लेके जाऊँगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको मैं उधर घटाऊँगा तो क्या होगा, चलो मैं एक ही बार में करता हूँ, देखना जरा सा। आर टी बाई आर नॉट माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। देखा, अब वैल्यू पुट करना चालू करो। आर टी क्या है हमारी, आर टी है क्या 170 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 1.70 इंटू 10⁻⁻4, और डेल्टा टी क्या होगी, चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर क्या है पता नहीं, माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है 27 पता है मेरे को। हो गया ये। अपने इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.17 माइनस 1 इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी माइनस 27। अब आगे अपने लोग सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल हैपन, 1.17 में से 1 गया तो बचा क्या 0.17 इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 27। अब क्या करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको ना अच्छे से लिखूंगा, इसको इधर भगाऊंगा तो 1.7 इंटू 10⁻⁻1 में ले सकता हूँ, डिवाइडेड बाय, और ये डिवाइड में आएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू, बचेगा इधर ये दोनों शहीद। अब एक्सपोनेंट में अगर डिवीजन में आए तब जानते हो नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्शन में चली जाती है, तो 10 माइनस 1 माइनस नीचे की -4 इक्वल टू टी माइनस 27। -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4 होगा यहाँ पर, दैट इज 10⁻³ इक्वल टू टी माइनस 27, विच इन टर्न्स गिव्स व्हाट 1000 इक्वल टू टी माइनस 27। ये इधर गया तो टी की वैल्यू क्या हुई 1027 डिग्री सेल्सियस। यानी
अपने लोग ने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी स्टार्ट की, शुरू में रूम टेम्परेचर पर 100 ओम की रेजिस्टेंस ही करंट फ्लो किया, और अब रेजिस्टेंस अगर 170 ओम शो कर रहा है तो गारंटीड है कि वो टेम्परेचर जरूर क्रिएट कर रहा होगा 1027 डिग्री सेल्सियस का। तो ये हुआ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो पूरी प्रॉब्लम पता है। उसके बाद ये सिंपल अलजेब्रा की प्रॉब्लम बन जाती है जिसमें फाइंड एक्स, यहाँ फाइंड टी करना है और कुछ नहीं। तो आप ध्यान दोगे कि ये कॉन्सेप्ट, दिस इज द की। तो भैया इसको मैं फिर से एक बार बॉक्स करूँगा आपके लिए कि भैया इसको, ये वाली जो मैंने की है इसको ध्यान रखना है, बाकी किसी को नहीं। ये भी ये ध्यान है तो चलेगा, आपके बुक में मेन फोकस इस पर दिया गया, इस वाले एक्सप्रेशन पर। ऑल दो समरी देखोगे तो आपको ये वाली आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, वो भी बताया हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस पाई गई 5 ओम। रजिस्टिविटी बताओ। ज्योमेट्री को शेप दिया हुआ है, रजिस्टिविटी निकालना है। चलो आइडिया आया, आपको भी आना चाहिए, सिर्फ मेरे को नहीं आना चाहिए। क्या होगी आइडिया? अपने को पता है रुकावट सड़क, यानी आपकी वायर जो है रोड की तरह है। रोड जितनी लंबी, अगर आपने कुछ खाना घर से खा के निकले, खाना लेके नहीं निकलो, जितनी लंबी रास्ता चलोगे उतना थकोगे, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। रोड जितनी चौड़ी ज़्यादा लोग जा पाएंगे, रोड जितनी नैरो, जितनी कम एरिया उतने कम लोग जा पाएंगे, यानी कम नैरो ज़्यादा रेजिस्टेंस। दिस इज द रिलेशन। दोनों को कंबाइन करो, क्या आया? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। मैथ जानते हो तो मेटल की प्रॉपर्टी आएगी अब। तो ये हुआ अपना प्यारा सा रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। लग रहा है कि ये लगेगा? हाँ लगेगा ना, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, यही तो लगेगा। बस 10वीं कक्षा की है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। चलो अब अपने लोग इसमें ही कुछ काम करके रो तक पहुंच जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, ये ए नीचे है, उधर भगाएंगे। रो इंटू एल इक्वल टू आर इंटू ए, देन रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये पता, ये पता, ये पता, आंसर ही पता हमको। रेजिस्टेंस 5 ओम, एरिया 6 इंटू 10 का पावर -7, लेंथ 50। जरा सा यूनिट की बात कर लें, ये ओम, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, इसका 1 मीटर, इसके 1 मीटर का मर्डर कर दिया, ओम इंटू मीटर आंसर है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। परफेक्ट है, हमारी डेटा करेक्ट है तभी यूनिट मैच करी, नहीं तो गलत हो जाती। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। जरा ध्यान से, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, यानी 2 इंटू 10 का पावर -7 ओम मीटर। दैट्स द आंसर। हाँ थोड़ी वैल्यू देखो तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू 10 का पावर -7 से -9 की कैटेगरी में आए तो वो बड़ी अच्छी मेटल होती है, यानी ये अच्छी मेटल होती होगी, तभी तो बोला है कंडक्टर है और पास करवा रहे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है जरा देखते हैं। ये कह रहा है कि एक सिल्वर की वायर हमने ली है जिसकी शुरू में रेजिस्टेंस 27.5 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस थी वो 2.1 ओम की थी, और जब इसमें से करंट फ्लो करवाया गया तो 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हो गई 2.7 ओम की। तो आप टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा निकाल के दिखाइए। भैया मैं तो अब डेरिवेशन नहीं करने वाला, तो मैं लिखूंगा आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब जो जो चीज़ें यहाँ पता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं सवाल से। आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस 2.1 ओम, इनिशियल टेम्परेचर इज 27.5 डिग्री सेल्सियस, आर टी इक्वल टू 2.7 ओम, फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर इज इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। भाई ये क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 100 माइनस 27.5। यस, अब ये आएगी हमारी आंसर एंड दैट इज 72.5। हाँ जी, अब आएंगे अपने सॉल्यूशन। अब बोलोगे सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? एक्सप्रेशन में पहले काम करते हैं, डेटा बाद में पुट करते हैं। इसको नीचे आया, क्या निकालना है? अल्फा। डेल्टा टी नीचे जाएगी बट उसके बाद में एडिशन में ये जाएगा राइट हैंड साइड।
चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। आर टी बाई आर नोट क्या होगा, 2.7 अपॉन 2.1, 2.7 अपॉन 2.1 माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी भी डाल देते हैं ना, दैट इज 72.5 डाल दिया। अब देखते हैं यहाँ पर 1.28 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, माइनस 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5। अब 1.28 में से 1 गया तो आंसर क्या आएगा, 0.28 इक्वल्स अल्फा टाइम्स 72.5। अब ये 72.5 डिवाइड में जाएगा, 0.28 अब ये 72.5 डिवाइड में जाएगा, 0.28 डिवाइडेड बाय 72.5 इक्वल टू अल्फा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फा इक्वल्स टू 0.0038620। अगर इसको देखें अपने लोग तो ऐसे छोड़ सकते हैं क्या, कतई नहीं छोड़ सकते, यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना, और ऐसे भी नहीं छोड़ सकते साइंटिफिक नोटेशन। तो 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, एक डिजिट आनी चाहिए, उसके बाद काम होना चाहिए। तो 1 2 3, तो अपने लगेंगे 3.862 इंटू 10 का पावर -3 डिग्री पर सेल्सियस। यानी अपने लोग अगर इसको थोड़ा राउंड ऑफ करें, ये तो मोर एक्यूरेट होगा, राउंड ऑफ करें तो क्या आएगा हमारे पास, 8 के बाद 6 ऑलमोस्ट 3.9 डेसिमल 2 प्लेस तक करें तो इंटू 10 का पावर -3 डिग्री पर सेल्सियस। थोड़ी चीज़ देखोगे तो बड़ा कमाल का तुमको फील होगा कि पर 1000 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर रेजिस्टेंस में 3.9 का चेंज होता है। थोड़ा समझो, अगर इसको हाई टेम्परेचर यूज़ के लिए हम लोग लेते हैं तो करंट की वैल्यू धड़ाधड़ बदलते रहती है, रेजिस्टेंस भी बदलती रहती है। इसलिए हाई टेम्परेचर यूज़ के लिए नाइक्रोम हम लोग लेते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो जाती है। वेयर एज जब अपने को लेनी पड़ती है क्या, लो टेम्परेचर बट एक्यूरेट मेजरमेंट, जैसे कि सैटेलाइट्स में अपने को ज़रूरत पड़ती है सोलर प्लेट्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए, वहाँ हम सिल्वर लेते हैं क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर, सबसे कम रेजिस्टेंस होती है और वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएंस उतना ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पर हम लोग सिल्वर और गोल्ड यूज़ करते हैं। अदरवाइज धरती पर अपने को अगर हाई टेम्परेचर यूजेज चाहिए जहाँ टेम्परेचर वेरिएबल है और हीट चाहिए मेरे को, तो मैं सिल्वर को कतई यूज़ नहीं करूँगा। क्यों, अरे सिल्वर में टेम्परेचर बढ़ेगी करंट बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, फिर करंट को दबाने लगेगा, तो बातें खत्म। क्या ये हीटर की तरह काम कर पाएगा सिल्वर, नहीं। वो वैल्यू आपको उसका आइडिया देती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक हीटिंग एलिमेंट है। अब हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, आपके दिमाग में सवाल आएगा, कुछ नहीं है। आप जो हीटर देखते हो, टोस्टर देखते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो चीज़ें गर्म करती हैं, कोई भी चीज़ इक्विपमेंट्स में, अब उसमें जो कॉइल लगा हुआ रहता है, जिस वायर की एक सर्कल में घूमती हुई वायर कनेक्टर लगी रहती है, वो एक एलॉय से बनता है, मेटल की मिक्सचर से बनता है, उसी को नाइक्रोम कहते हैं। और नाइक्रोम की खासियत क्या है ना कि इसकी रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाती है, उसके बाद रुक जाती है बढ़ना। यानी इसका ये भाई साहब एवरेज होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो फ़ायदा ये है कि अगर आप सोचो कि अगर मैं बढ़ाते जाऊं करंट किसी वायर से, और वायर की टेम्परेचर तो बढ़ेगी क्योंकि पावर बढ़ रही है, और उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाती है, तो करंट जीरो हो जानी चाहिए, नहीं होती है ना। इसीलिए नॉर्मल कंडक्टर से वो काम करवाना पॉसिबल नहीं, बट नाइक्रोम ऐसा एलॉय है जिससे ये काम कर सकता है। तो भैया नाइक्रोम माने कोई एक एलॉय है जिससे कोई कॉइल बनाया गया, कोई कंडक्टर बनाया गया है, उसको कनेक्ट किया गया 230 वोल्ट के सप्लाई से, और शुरू में वो करंट ड्रॉ कर रहा है इतना। शुरू में टेम्परेचर कितना है, तो लिखा है इफ रूम टेम्परेचर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो समझने का पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करने का, क्या है क्या नहीं है। डेटा गिवन क्या है, करंट इनिशियल इज 3.2 एम्पियर, वोल्टेज इज ऑलवेज फिक्स्ड दैट इज 230 वोल्ट, गॉट इट। अब टेम्परेचर इनिशियल इज व्हाट, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा बात, करंट फाइनल। अब जब इससे करंट फ्लो होगा, है तो हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस तो हाई है, तो करेगी क्या, तुरंत गर्म होने स्टार्ट करेगी। हीट होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट स्लो
स्लोली स्लोली घट जाएगा, और एक टाइम पर आने पर क्या होता है भैया, तो इसकी करंट घट के हो जाती है 2.8, यानी फाइनल करंट क्या है 2.8 एम्पियर। क्या इस टाइम में टेम्परेचर पुरानी वाली रहेगी? नहीं, ये पता ही तो नहीं है, इसलिए इसको टी रखा है। वोल्टेज क्या है भैया, आप जो प्लग सॉकेट इंटर करते हो या कोई भी इक्विपमेंट में, वॉल सॉकेट में, वो बदलता तो नहीं है आपके अकॉर्डिंग, होगा तो पुरानी वैल्यू यही है। ये सब इम्प्लाइड मीनिंग है भाई, सवाल में लिख के नहीं देंगे ये सब आपको सवाल की डेटा पढ़ के सोचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे? मैंने कैसे सोचा, तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ोगे हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम, पता नहीं नाइक्रोम क्या है, होगा कुछ, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, कनेक्ट कर दिया, शुरू में करंट इतना निकला, रूम टेम्परेचर, रूम के अंदर ही किया होगा एक्सपेरिमेंट, तो शुरू की टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मिल गई। फिर बोला कि थोड़ी देर में सेटल डाउन हुआ, काम क्या है, हीटिंग, हीट हुआ, कंडक्टर, रेजिस्टेंस बढ़ी, करंट घटी। हाँ भाई हुआ, दिमाग के अंदर चलनी चाहिए ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, नहीं चला गड़बड़ हो जाएगा। अब करंट घटा, मतलब करंट घटा, वोल्टेज, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, यानी इस समय में जब इसने ये करंट पर रुक गया करंट, तो टेम्परेचर क्या होगा नहीं पता। और साथ में इन्होंने बड़े प्यार से एक और डेटा दिया है, जो अल्फा है ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू है 1.7 इंटू 10 का पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। अगर गौर से देखोगे तो इन्होंने दो चीजें बताई। पहली चीज इनिशियल रेजिस्टेंस R0 बताया। कैसे? तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V = IR, तो R क्या होगा देखते हैं, V = IR, तो V/I, यानी 230 अपॉन 3.2 ओम इनिशियल रेजिस्टेंस। बाद की रेजिस्टेंस RT V/I फाइनल इक्वल टू 230 अपॉन 2.8 ओम। कैलकुलेशन करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी कैलकुलेशन करो, इसकी वैल्यू निकालो। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, चलो कंफर्म करो पहले। 230 डिवाइडेड बाय 3.2 का आंसर आएगा 71.87 ओम। थोड़ा अंदाजा लगा भी सकते हो, डिनोमिनेटर घटेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, दैट बिकम्स 82.14। क्लियर है? अभी आगे आप बोलोगे इसका करेंगे क्या, टी निकाल लोगे, किस एक्सप्रेशन से निकालोगे? सेम वही, RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम वही चीज जो पहले किया था, मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखूंगा अभी, क्योंकि जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। इसको इधर डिवाइड में लाओ, RT अपॉन R0, -1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, अल्फा निकालने, डेल्टा टी निकालने के लिए नीचे अल्फा भाई साहब जाएंगे, और डेल्टा टी क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, दैट वुड बी 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करने की बारी आपकी, और कैलकुलेट करके बताने की भी बारी आपकी। तो चलो भाई बताओ, T - 27 डिग्री सेल्सियस क्या देगा मेरे को, दैट मीन्स RT अपॉन R0, इसका मतलब 82.14 डिवाइडेड बाई 71.87 -1 ऑन अपॉन अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 का पावर -4, और इधर तो ये डिग्री सेल्सियस में आएगा आंसर। तो भैया आप इसकी कैलकुलेशन करके बताओ मेरे को, 1 मिनट का टाइम है। मेरे को लगता है आप कर चुके होगे भाई, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे अगर, तो आंसर क्या आएगा, 1.14 -1 डिवाइडेड बाय 1.7 इंटू 10 का पावर -4। क्लियर है? अगर ये किया तो इसका आएगा 0.14 डिवाइडेड बाय, थोड़ा मैं इधर एडजस्टमेंट करूंगा, क्या 1.7 करूंगा, और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर की साइन चेंज होती है, 10 का पावर 4 कर दिया। अब आएगी इधर बारी, अगर मैं इधर आऊं तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.0840 इंटू 10 के पावर 4, और डेसिमल के 4 प्लेस जंप कराओगे तो क्या आएगी, 840 आ जाएगी क्या, मेरे को लगता है आ जाएगी। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 840 डिग्री सेल्सियस। ऑल दो मैंने 4 डेसिमल प्लेस पर रुका है क्योंकि मेरे को 10 का पावर 4 मिला था,
मैं इससे आगे भी जा सकता था। तो ये एक्यूरेट नहीं, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्सीमेट डेटा ये। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो भैया इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो T माइनस 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 840 डिग्री सेल्सियस। तो T इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके जाओ तो 840 प्लस 27 इट विल गिव यू 867 डिग्री सेल्सियस। और ये है आपका सॉल्यूशन। अगर पूरी पिक्चर देखें तो कहने का मतलब ये था, घुमा के पूछा इसने कि हमने ना एक कॉइल को लिया, बटन दबाया, अभी यह गर्म नहीं हुआ था, ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहा था, उसमें उसकी रेजिस्टेंस इतनी थी, हीट बढ़ना चालू हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ना चालू हुआ। और रेजिस्टेंस बढ़ा, कब तक बढ़ा, जब तक मैक्सिमम इतने रेजिस्टेंस वैल्यू तक पहुंच चुका था, क्योंकि ये नाइक्रो में इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनेटली नहीं बढ़ सकती है। और वो पहुंचकर ये कांस्टेंट करंट आना चालू हुआ। तो उन्होंने बोला कि फाइनल टाइम पर जब ये इतनी करंट ले रहा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा। मैंने उसको T एज्यूम किया। ये एजम्पशन आने के पीछे रीजन यही है कि भैया यहाँ पर बहुत प्यारी से ये दिए हीटिंग। तो यहाँ शब्दों पर रिसर्च मत करना कि हीटिंग के बाद ये एलिमेंट क्या है और ये एलिमेंट के बाद नाइक्रोम क्या है। डोंट डू रिसर्च। ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चन डोंट डू रिसर्च, गो टू द लिटरल मीनिंग। आप सवाल को पढ़ो, लिटरल मीनिंग पर जाओ, क्या कह रहा है, क्या इसका मतलब हो सकता है, शब्दों को खींचो मत, तब आप इसका ईजिली सॉल्यूशन दे सकते हो। तो आप नोट डाउन करो। और अगर आपको इस वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी बताओ, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने लास्ट बचे 4 क्वेश्चंस अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।